हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका दोस्त और फिजिक्स ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1, राइट। इससे पहले हमने क्लास 9th की फिजिक्स में मोशन का चैप्टर जो वो पूरा किया है, उसमें हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की और उसके बाद हमने उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम उस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली जो मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग डील करते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स के बेसिकली दो ब्रांचेस हैं। तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स एंड एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है इफेक्ट पढ़ते हैं लेकिन कॉज नहीं पढ़ते, या हम ऐसे बोलेंगे जिसमें हम लोग फोर्स पढ़ते हैं लेकिन फोर्स का जो कॉज है, फोर्स किस वजह से आया है, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जब भी हम लोग मैकेनिक्स वाला मोशन वाला चैप्टर हमने जब पढ़ा, उसमें हमने कभी ये नहीं बोला कि फोर्स जो एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, जो एक बॉडी में एक्सेलरेशन ला रहा है, वो फोर्स खुद आता कहां से है। तो दैट मीन्स उसमें हम लोग जो है कॉज नहीं पढ़ते हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि काइनेमेटिक्स में नो कॉज, इसमें जो है हम लोग कॉज नहीं पढ़ते हैं। और डायनामिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इफेक्ट के साथ साथ उसका कॉज भी पढ़ते हैं। यानी कि यहां पे हम पढ़ेंगे जो फोर्स है लेकिन उस फोर्स का कॉज क्या है, फोर्स आया कहां से, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बोलते हैं वी स्टडी कॉज। ठीक, और ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बेसिकली डायनामिक्स का पार्ट है। तो इसमें हम लोग जब फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स का जो रीजन होगा, जो फोर्स का कॉज होगा, वो भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट इज फोर्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये एक छोटा सा चैप्टर है आपकी फिजिक्स में, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं और वो कॉन्सेप्ट्स आपको जिंदगी भर जो है इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर आप लोग फिजिक्स में जाएंगे, और वो आपको याद भी रखने हैं क्योंकि उनकी जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल भी है। आप लोग उनको डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास दैट इज बेसिकली व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि फोर्स जो है, फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, क्लास 8th में हम उसको वैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8th में कि फोर्स जो है, फोर्स इज पुश और पुल। लेकिन चूंकि अब आप लोग 9th क्लास में है, अब इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है ना। हम बोलते हैं कि मैकेनिक्स में, फिजिक्स में जो बॉडी है, जो बॉडी की स्टेट होती है, यानी कि जो बॉडी की हालत होती है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी मोशन में होगी। या बॉडी रेस्ट में होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक ब्लॉक है तो या तो ये ब्लॉक रुका हुआ है या तो ये ब्लॉक आगे चल रहा है। ठीक, तो दैट मीन जो स्टेट हमारे पास है वो है या तो रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब अगर हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और हम उस बॉडी को मोशन में लाना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू गिव इट अ पुश। हमें इस बॉडी को धक्का देना है, तो हमें इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई बॉडी चल रही है एंड वी वांट टू स्टॉप दैट बॉडी, हम उस बॉडी के मोशन को रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग जो है बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है, फोर्स की डेफिनेशन आज से ये होगी कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और ए कॉज विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। जब हम लोग किसी चीज को धक्का देने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी वो पार्टिकल, वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है और कभी कभी वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स कभी कभी हमारा जो फोर्स है वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन कभी कभी वो उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने में नाकाम हो जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि दोनों केसेस में फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ है, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स का बेसिक काम है चेंज करना या चेंज करने की कोशिश करना। रिजल्ट आए या ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो व्हेन वी वांट टू डिस्प्लेस समथिंग वी आर गिविंग आवर बेस्ट। फिर वो चाहे चीज जो है डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो वी कैन से दैट ये जो फोर्स है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स
is an external agent or cause which change or tries to change the state of a body. ठीक है, और कभी कभी हम लोग कहते हैं और शेप ऑफ द बॉडी, तो कभी कभी ये बॉडी की शेप को भी चेंज करता है। ठीक, ये हमारी फोर्स की डेफिनेशन होगी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, एजेंसी, कॉज, जो क्या करता है, जो एक बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करेगा। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको या तो वो मोशन में लाएगा या मोशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर वो बॉडी ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस बॉडी को या तो वो रेस्ट पे लाएगा या रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। एंड कभी कभी फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता है, तो डायरेक्शन को भी चेंज करेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। और कभी कभी जो है फोर्स ये एक बॉडी की शेप को भी चेंज करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेक्स्ट विल स्टडी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आप लोगों ने क्लास 8th में बहुत सारे फोर्सेस पढ़े होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मस्क्यूलर फोर्स वगैरह वगैरह। तो यहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के दो टाइप्स। और ये भी टाइप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो हम यहां पे पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, आई थिंक इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा आप लोगों को कि ये जो फोर्स है, जिसको हमने बोला कि फोर्स एक एजेंट होता है जो चेंज कर, इसका जो यूनिट है ना, फोर्स का जो यूनिट है, आई राइट इट हियर, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है। और इसका जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाइन। और कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन होता है बराबर 10 to the power 5 डाइन। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। और सीजीएस यूनिट यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम में इसका यूनिट है डाइन। और 1 न्यूटन होता है बराबर 10 to the power 5 डाइन। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। टाइप्स ऑफ फोर्स हमने यहां पे बोला कि यहां पे हम फोर्सेस के दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इन दो फोर्सेस को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास ये डस्टर है, आई हैव दिस डस्टर हियर, और इस डस्टर पे अगर मान लीजिए मैं कुछ फोर्सेस ऐसे अप्लाई करूं लेकिन ये डस्टर कहीं हिलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां बनाता हूं, सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है, सपोज आई हैव दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक है मेरे पास। अब इस ब्लॉक पे मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से। मैंने इस ब्लॉक पे 4 फोर्सेस अप्लाई किए और मैंने देखा कि ये ब्लॉक जो है ये अपनी जगह से हिला नहीं, यानी कि जिस हाल में ब्लॉक पहले था, फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्लॉक फिर भी उसी हालत में है। तो ऐसे फोर्सेस, जिन फोर्सेस की वजह से, जब हम मल्टीपल फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे और उन फोर्सेस की वजह से उस बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। आई रिपीट इट, अगर हम एक ब्लॉक पे मल्टीपल फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस,
एंड वी सी दैट कि उस ब्लॉक पे कोई असर नहीं हो रहा है, यानी कि वो ब्लॉक जिस हालत में था अभी भी उसी हालत में है, तो हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हमने अप्लाई किए ये फोर्सेस दरअसल बैलेंस्ड फोर्सेस है। तो हम बोलेंगे अगर इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body is zero, the forces are said to be balanced. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced. So I'll write it here. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced. So that means बैलेंस फोर्स जो है, इन बैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लिखेंगे अगर ये फोर्स मान लीजिए अब F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, तो बैलेंस फोर्स के लिए हम बोलेंगे कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो के बराबर है, तभी हम बोलेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर हम लोग मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं, वो बहुत डीट ऑब्जेक्ट है, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फोर्सेस है दरअसल वो फोर्सेस आपस में ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और इस बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम बोलेंगे ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो है उनको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस, राइट। अब इसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आई होप अब आप लोग अनबैलेंस्ड फोर्स को खुद से ही डिफाइन कर सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो फोर्सेस होते हैं जिनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम बोलेंगे इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is not equal to zero, then the forces are said to be unbalanced. Okay? For example, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे वजन से बैलेंस हो रहा है एंड आई कैन स्टैंड इजीली। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चीज पानी में डूब रही है, सो दैट मींस पानी का जो अपवर्ड थ्रस्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दे आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि वो पार्टिकल जो अब डूब रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ड्राउनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जब एक ऑब्जेक्ट डूब रहा है सो दैट मींस द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ड्राउनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यहां पे हम बोल सकते हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर, अ पर्सन standing on a floor। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, बैलेंस फोर्स जो है, क्योंकि बैलेंस फोर्स एक का रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, दैट मींस बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो वो तब भी रेस्ट में रहेगी, एंड अगर एक बॉडी जो है वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है एंड वी आर अप्लाइंग द बैलेंस फोर्सेस, तब भी वो बॉडी जो है मोशन में ही रहेगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट
जो बैलेंस फोर्सेस है, बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो जो जिस हाल में है वो उसी हाल में रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो यू कैन रिमेंबर दिस कि बैलेंस फोर्सेस जो है, बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। Balanced forces cannot change the state of a body, while as unbalanced forces they can change the state of a body. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस फोर्सेस शुड बी ऑपोजिट, तभी वो उनका इफेक्ट जो है वो जीरो आउट हो सकता है। सो बैलेंस फोर्स नीड टू बी ऑपोजिट। अनबैलेंस फोर्स में दे कैन बी एंड दे कैन नॉट बी, सो मे बी एंड मे नॉट बी, बट यहां पे बैलेंस फोर्स में फोर्सेस हैव टू बी ऑपोजिट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी कहानी अबाउट फोर्सेस एंड बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, आई होप जो है आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। नाउ वील मूव टू द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी चीज है जो एक बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। और फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, और इसका जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाइन, और एक न्यूटन जो है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और इसके बाद जो फोर्स है, फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होता है, और अनबैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट। लॉज ऑफ मोशन, इनको कभी कभी जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, एनएलएम बोलते हैं इनको। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे लॉज है जो न्यूटन साहब ने दिए हमें टू गवर्न द स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि जब भी हम एक मोशन को पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत पड़ती है। कैसे, जैसे हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज यू, वी, ए, टी एंड एस। उनको जो है उनकी जो डिफरेंट रिलेशंस है उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी कि वो लॉज जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को गवर्न करते हैं उनको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये बेसिकली तीन है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आज जो हम पहला लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है? बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है और बहुत जबरदस्त है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस हाल में है वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी हाल में रहना चाहता है। जैसे अगर आप लोग रेस्ट पे है तो आप लोग हमेशा चाहते हैं कि रेस्ट में रहे, कौन पढ़ाई करेगा। बट अगर आप में से कोई बहुत स्टूडियस बच्चा है वो कह रहा है नहीं मैं पढ़ाई करता रहूंगा, तो इट डिपेंड्स। तो बेसिकली जो न्यूटन का पहला लॉ है वो हमको यही बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस हाल में है, और फिजिक्स में हाल का मतलब या तो वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो ये हमको ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस हाल में है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो चाहेगा कि हमेशा रेस्ट में ही रहे, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो चाहेगा कि हमेशा मोशन में ही रहे। लेकिन फिर हम जो है उनकी जो स्टेट है वो हम फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं, वी थ्रो समथिंग, ग्रेविटी उसको खींचती है ना। वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो हमेशा चलता रहे, उड़ता रहे, लेकिन ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, तो धीरे 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 वो पार्टिकल जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग कहीं पे है, फॉर एग्जांपल वी जस्ट वांट टू बी देयर, लाई देयर फॉर सम टाइम, लेकिन कोई हमें पीछे से आके जगा देता है, या जैसे आप लोग सुबह यू वांट टू कीप स्लीपिंग, आप लोग चाहते हैं कि हम सोते रहें, लेकिन घर वाले आपको जगाते हैं पीछे से, तो वो भी एक टाइप का जो आपकी स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक, तो जो फर्स्ट लॉ इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट continues to be in its state of rest or of uniform motion unless an external force or of uniform motion in a straight line, वो भी लिख सकते हैं आप लोग।
unless an external force is applied to change the state of the body. ये इसका स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है. यू कैन नॉट चेंज द स्टेटमेंट. तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा स्टेट लॉज ऑफ मोशन, तो वहां पे आप लोगों को इन लॉज का स्टेटमेंट लिखना होता है. जो फिलहाल फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है. तो फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस हाल में है वो उसी हाल में रहना चाहेगा जब तक हम लोग उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ये ब्लॉक चाहेगा हमेशा रेस्ट पे ही रहना जब तक हम लोग इसको बाहर से, फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई आके इसको पुश करेगा. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल है कहीं पे, तो फुटबॉल विल ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द ग्राउंड, लेकिन फिर एक फुटबॉलर आता है पीछे से और उसको लात मारता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. ठीक है ना. या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्रिकेट बॉल आती है तो वो बॉल हमेशा उड़ना चाहती है लेकिन आप लोग उसको कैच करते हैं, तो यू आर चेंजिंग द स्टेट बाय अप्लाइंग द फोर्स. या एक बॉडी अगर अलोंग द ग्राउंड कोई क्रिकेटर शॉट खेलता है तो वो बॉल जो है वो चाहते हैं कि हमेशा चलती रहे, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो बॉल जो है धीरे धीरे रुक जाती है, फिर एक पॉइंट पे खुद ब खुद रुक जाती है. ठीक. तो इट डिपेंड्स कि हम लोग जो है एक बॉडी जो है वो चाहती है कि हमेशा चलती रहे या रुकती रहे जब तक कि हम लोग उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते. अब चूंकि ये जो बॉडी है ये चाहती है कि मैं हमेशा जिस हाल में उसी हाल में रहूं, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी डज नॉट लाइक द चेंज. बॉडी नहीं चाहती, ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि मुझे मेरी हालत से हटा दिया जाए या मुझे मेरी हालत चेंज करने पे मजबूर किया जाए. तो उसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा. जब भी हम किसी चीज को, किसी शख्स को हम लोग कोई चीज बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी की कोई आदत है एंड हम लोग उससे वो आदत छुड़वाना चाहते हैं, तो ही अपोज, ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि हम लोग उसको बोलेंगे और वो छोड़ देगा. तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग एक बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हम फोर्स लगाएंगे और वो बोलेगा ठीक है चलो. नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपोज करेगा, और इस अपोजिशन को फिजिक्स में बोलते हैं बेसिकली इनर्शिया. तो कभी कभी ये जो लॉ है, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. तो कभी कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन का जो पहला लॉ है इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इसको इनर्शिया का भी लॉ कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इनर्शिया. ठीक है ना. तो अब हम इनर्शिया को डिस्कस करेंगे. ठीक. आई होप पहला जो लॉ है उसका स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, विच टेल्स अस दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless and until an external force is applied to change the state of the body. और इस लॉ को कभी कभी बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ विल कम टू इनर्शिया. ओके, सो व्हाट इज इनर्शिया. बेसिकली इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस चेंज को अपोज करता है. सो वी कैन से इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज. ठीक है, इसको लिखते हैं हम पहले. इनर्शिया it is the property of an object by virtue of which it opposes the change. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं. अब जो एक बॉडी है, इस बॉडी की हालत या तो बॉडी रेस्ट में होगी. अगर बॉडी रेस्ट में है और वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है तो मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट आएगा. तो इस इनर्शिया ना बेसिकली इस इनर्शिया के तीन टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो पहला, जब एक बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, द बॉडी विल अपोज द चेंज, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज होगी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दूसरा, अगर एक बॉडी मोशन में है और वो बॉडी हमेशा चाहेगी मोशन में रहना एंड वी विल फोर्स दैट बॉडी टू स्टॉप, और वो बॉडी अपोज करेगी, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन. तीसरा,
अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हो एंड वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन, द बॉडी विल अपोज द चेंज इन डायरेक्शन, और उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, इसके 3 टाइप्स है बेसिकली, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction। ठीक है, तो बेसिकली जो इनर्शिया है, इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग जो है व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कार और हम लोग रेस्ट पे आराम से बैठे हुए हैं और कार अचानक से शुरू हो जाती है चलना, या आपने अगर देखा होगा कभी आप लोग बाइक पे बैठे हो आपके दोस्त के साथ और बाइक रुकी हुई है सड़क पे एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑल ऑफ अ सडन योर फ्रेंड स्टार्ट्स द बाइक, तो जब वो चलना चाहता है तो आप लोगों को लग रहा है कि हम पीछे की तरफ गिरने वाले हैं। ठीक है, वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो रेस्ट में होती है। ठीक है, आवर बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट, तो फिर जब वो गाड़ी चलती है तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही होता है। ठीक है, और वो निकलने लगता है और अपर पार्ट हमारा रेस्ट में रहना चाहता है, तो मतलब लोअर पार्ट थोड़ा सा आगे और अपर पार्ट पीछे की तरफ गिरता है, तो हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या ऐसा अगर आप लोग किसी कार, सोमो, टैक्सी में बैठे हैं, पीछे से आराम से बैठे हुए हैं और गाड़ी रुकी हुई है, तो जब ड्राइवर गाड़ी को चलाना शुरू करता है आपको लग रहा है हम पीछे की तरफ, ऐसे धक्का लग रहा है पीछे की तरफ, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, अगर एक बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि एक बॉडी मोशन में है और वो हमेशा मोशन में ही चलना चाहेगा और हम उसको जबरदस्ती रुका रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार में हैं और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी, तो हमारा जो आगे वाला पार्ट है ना, हमें लग रहा है कि हम आगे गिरेंगे, वी फील अ जर्क टुवर्ड्स द फ्रंट, हमें ऐसा धक्का लग रहा है आगे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा, अगर आप लोग इसी गाड़ी में हैं और कहीं पे कर्व है, आपको मुड़ना है गाड़ी को, तो जब गाड़ी मुड़ती है ना तो हमें लगता है कि हम थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या आपको कभी कभी लगता है कि आप खिड़की से शायद बाहर जाएंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू चेंज द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रैक है हमारा, यहां से गाड़ी चल रही है ऐसे आराम से और हम भी आगे की तरफ है। ठीक है, और अचानक से ड्राइवर साहब ऐसे कर रहे हैं, वो एक टर्न ले रहे हैं ऐसे, एंड आवर बॉडी वांट्स टू बी लाइक दिस, लेकिन ड्राइवर इधर घुमा रहा है, तो जब वो इधर घुमा रहा है, हम इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम खिड़की से बाहर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया जो है बेसिकली, इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ये जो बॉडी है ये चेंज को अपोज करती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस हाल में है वो ऑब्जेक्ट उसी हाल में रहना चाहेगा तब तक जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ताकि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस स्टेट के चेंज होने को रोकना चाहेगा, इट विल अपोज द चेंज। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बोलेंगे उठो तो उठ जाएगा, ही विल से समथिंग, ही और शी विल से समथिंग, राइट। तो उस कुछ ना कुछ बोलने को, उस चेंज को अपोज करने को, अपने उस कोकोन में रहने को, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स में। तो अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर ये किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो ये चाहेगा कि मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में रहूं, मैं अपने डायरेक्शन को खामखा चेंज नहीं करना चाहूंगा, राइट। और इसी तरह हम बोलेंगे कि इसके फिर 3 है, रेस्ट, मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीज मैंने आपको समझाई एंड आई होप आप लोगों को है ये चीजें समझ में आ गई होगी। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो आज की क्लास का टेक अवे यही है कि ये जो फोर्स है, फोर्स एक ऐसी चीज है जो बेसिकली एक स्टेट को, एक बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, एंड वी गिव फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। और 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज अ पुश और पुल। उसके बाद हमने देखा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्सेस होते हैं अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहा है और उनका रिजल्टेंट 0 है, यानी कि बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे उनको बैलेंस फोर्स। और अगर जो रिजल्टेंट है मल्टीपल फोर्सेस का दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है उससे, तो उसमें हम बोलेंगे कि उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, राइट। एक लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी बट दे कैन डेफिनेटली चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो बैलेंस फोर्सेस है, बैलेंस फोर्स एक बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस फोर्स की वजह से
एक बॉडी की शेप डेफिनेटली चेंज हो जाती है. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, कैन एंड कैन नॉट, राइट, बट इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ शेप ऑफ द बॉडी. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट द सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ठीक है. कीप स्टडिंग. अल्लाह हाफिज.